रॉ इस तरह के बहुत हाँ ऐसे हाँ, रॉक हनी सिंह का जो आया था। मैंने दिए उसमें ऑडिशन। अच्छा। कुछ कुछ राउंड क्लियर होते थे, कुछ नहीं होते थे। हाँ तो हाँ, एक्सपीरियंस है। मुझे ये पता है कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये लेयर्स बन रही है। तो मैंने किक बनाया, फिर स्नैर बनाया, फिर मैंने बेस लाइन डाला, फिर मैंने एक पंक गिटार डाला। को माइक भी 1-1.5 लाख का आराम से अच्छी क्वालिटी। उसको अच्छा, उसको चलाने के लिए जो प्रीएम्प्स होते हैं, उसको चलाने के लिए साउंड कार्ड्स है ना, कंप्रेसर। सिर्फ माइक लेने से ही कुछ नहीं है। सो मेनी थिंग्स। हार्डवेयर खरीदना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है रादर देन वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर्स। वो या तो बाल लंबे रखता है या एकदम ही टकला होता है, मतलब एकदम ऐसे एक्सट्रीम्स होते हैं दोनों। 50 लाख रुपए तो चाहिए। नमस्ते अथर्व जी। नमस्ते आनंद। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है आपको पहचान सके। जैसा कि आपने नाम ले ही लिया कि मेरा नाम अथर्व है, अथर्व जोशी। मैं पेशा तो मेरा म्यूज़िक डायरेक्शन है, हालांकि मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ। और म्यूज़िक क्रिएटिव आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, मैं आर्टिस्ट हूँ, क्रिएटिव बोल सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट नेचर होता है। हाँ। तो मैंने शायद उसको मैंने निकाला है अपने अंदर से निकाल के और उसको मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज़ व्हाट आई एम अबाउट। और अगर हम थोड़ा सा पीछे बात करें, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी स्कूलिंग, वो थोड़ा उसके बारे में। स्कूलिंग उदयपुर से ही हुई। हालांकि जो जहाँ मेरा घर है उसके ठीक सामने एक स्कूल है, सेंट टेरेसा। तो चूंकि घर के पास, हाँ एकदम साफ ने, तो हमारे फादर साहब ने हमें वहीं दाखिला दिलवा दिया। एंड वहाँ से पास आउट हो गए। पास में एक और स्कूल था स्टैनवर्ड, वहाँ पे हम 2-3 साल हमने वहाँ स्टडी करा। इनफैक्ट 4 साल स्टडी किया। अच्छा। वहाँ से आई वेंट टू गुरु नानक सेक्टर 4। वहाँ से मैंने कॉमर्स का 2 साल का कोर्स किया। मतलब पढ़ाई हुई। हाँ मतलब 11-12। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर मैं ऐश्वर्या कॉलेज में चला गया। अच्छा। वहाँ मैंने बीकॉम किया। देन आई डिड मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छा। एफएमएस का पार्ट है वो। तो वहाँ से मैंने, क्योंकि थोड़ा इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने सोचा कि फाइनेंस और ये सब नहीं करके मुझे शायद ये स्ट्रीम चूज करना चाहिए। तो आई चूज दैट, क्योंकि म्यूजिक भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वो एक अलग चीज़ है बिजनेस। अगर वो टाइम पे बट वो होता है ना कि यार आप मतलब पहले से डेस्टिनी सेट होती है कि भाई ऐसे 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 चलना है, तो वो अपने आप ही आप लेते हो। पढ़ाई का रोल सिर्फ आपकी बिजनेस और इन सब में एटिकेट्स और सारी चीज़ों में आता है। हाँ हाँ। हालांकि मेरे फादर का बिजनेस जो था उसके रिलेटेड था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो आई थॉट कि चलो पढ़ाई अगर करनी है तो इसमें घुसना चाहिए। तो उसमें शायद ज़्यादा, हालांकि वो कुछ काम नहीं आया। पर ठीक है, उससे सीखने बहुत मिलता है। एमबीए करने से आपको लोगों से मुलाकात करना, नॉलेज बढ़ता है, बात करने के तरीके 10 तरीके इतने सारे लोगों को देखते हैं। हाँ। तो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपको लोगों से मिलता है। तो आई थिंक पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट इस लहजे में आती। हाँ ऐसा है। तो ये सब मेरा रहा, स्टडी वगैरह सारी ये करके। देन आई वेंट टू मुंबई। तो ये मुंबई तक आप पहुँचे, इससे पहले कैसी क्या जर्नी रही? आपने किस एज में स्टार्ट किया म्यूज़िक का जो क्रेज़ था आपको, कहाँ से? सी म्यूज़िक मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं था कि जो मुझे म्यूज़िक के बारे में बता सके राग क्या होता है, सुर क्या होती कुछ है। भी नहीं पता था। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस फैमिली में से हमारा सारा वही माहौल रहा है। तो वहाँ पे कोई म्यूज़िक का ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो। तो जनरली मैं छोटा था, 12 साल का था तब। मम्मी के साथ जिद करके एक छोटा सा, एक रेड कलर का इतना सा पियानो, अच्छा, उसके लिमिटेड नोट्स बजते थे। हाँ हाँ हाँ, वो टॉय वाला जो आता। एग्जैक्टली। तो वो मैंने ले लिया। अब सवेरे से बजा रहे हैं, शाम को पापा आते हैं, पापा डांटते हैं। हाँ कि ये क्या है, हाँ चे 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 क्या कर रहा है, चेंज करो इसको। हाँ। तो पापा ले जा रहे थे और मैं पीछे पीछे चला गया कि नहीं 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 ले जाना, नहीं ले जाना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो वहाँ पे पापा को शायद थोड़ी दया आ गई होगी। पापा को भी इंटरेस्ट था। तो वहाँ पे छोटा सा एक प्रॉपर क्रोमैटिक स्केल का एक पियानो पड़ा हुआ था। तो उनको लगा कि लेना चाहिए, ये लेके दिखते हैं। तो पापा भी कुछ बजा रहे थे, तो पापा ने पैसे देके ले लिया। अच्छा। अब वो घर में आया
मेरी पढ़ाई दूर हो गई। हाँ दिन भर उसी में सरगम ये वो चलता रहता था। स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था म्यूजिक, वहाँ पे मुझे सरगम का नॉलेज हुआ। अच्छा जहाँ पे मुझे सिखाया जाता, सब बच्चों को सिखाते थे, हाँ, मुझे भी सारे गम पता नहीं सा सिखाते हाँ, थे। तो वो मुझे वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे अंदर है कि मैं सारे गम पता नहीं सा प्रॉपर गा पा रहा हूँ। ओके। तो टीचर ने मुझे थोड़ा सा पुश किया था कि यू शुड डू समथिंग इन दिस फील्ड। और मीनवाइल वो छोटा पियानो भी था, हाँ हाँ हाँ, तो कहीं ना साथ कहीं में वो बैठ सब गए। मर्ज हो गया। तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑल दीज थिंग्स। देन पापा भी बोलते थे कि ये बजा, फ्रेंड्स बोलते थे ये बजा, तो मैं हाँ, उन्हीं को बजा बजा लेता था। हाँ तो मुझे नहीं पता था ये कैसे आ रहा है, ये अपना आप आ रहा था। पापा के फेवरेट गाने बोले कि ये बजाओ, वो बज रहा है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, हो रहा है। जब हो रहा है तो कर सकते हैं। हाँ तो धीरे 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 और लोगों से मिलता गया म्यूजिक। चूंकि हमारे इस घर के ठीक सामने एक अंकल आंटी रहते थे, तो भजन कीर्तन वाला माहौल भी था अच्छा, घर के ठीक सामने। तो मतलब हारमोनियम जो पड़ा पिता रहता सामने था, था। हारमोनियम पड़ा रहता था। स्कूल जाए सीधा हारमोनियम बजाने लग गए। तो वो भी कुछ कहते थे ये बजा, तो मैं वो भी बजा लेता था। फिर वहाँ क्लासेस चलती थी, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे मेरे पास छोटा पियानो था, तो वो मैंने थोड़ा सा बड़ा पियानो देखा, तो उसकी जिद करी, तो वो घर में आया, अच्छा तो उसको बजाना चालू किया। ऐसे करते 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 आई गॉट द बिगर वन। ओ देन मैं दोनों हाथ से बजाना चालू कर दिया। मैं बहुत सारे शोज़ देखता था, उदयपुर में लोकल शोज़ होते थे, और कई बार बैक स्टेज घुस जाता था, अच्छा और मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए लोगों को दिखता था। बड़े बड़े उदयपुर के जितने भी लोकल आर्टिस्ट थे उनको मैं देखता था, और आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड। अच्छा। तो मैं देखता था यार दोनों हाथों से बज रहा है, या तो एक ही हाथ से बज रहा था, दोनों हाथों से बज रहा है। तो फिर मैं कुछ लोगों से मिला, वहाँ से पता पड़ा कॉर्ड प्रोग्रेशंस होती हैं, ये होता है वो होता है, टेक्निकल्स जो है। मीनवाइल में मेरे कजिन से मैं मिला, उनसे मैंने, चूँकि गिटार भी आने लग गया था, ऐसी घर में ऐसी जिद से गिटार भी है, तो अच्छा थोड़ा बहुत बजा लेते थे। हाँ हाँ तो मेरी कजिन से मुझे किसी से पता चला कि कजिन बजाता है, अच्छा तो उनसे मैं मिला, तो उन्होंने मुझे कुछ बेसिक कॉर्ड्स वगैरह सिखाए। एंड देन वही रात भर अंधेरे में बैठ के कॉर्ड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। सी कॉर्ड बज रहा है तो उसको बार कॉर्ड पे कैसे बजाना है, और दूसरे कैसे बजाने हैं, तो कॉर्ड्स का नॉलेज वैसे है, उसको मैंने पियानो पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये तो दैट वे आई स्टार्टेड प्लेइंग पियानो। तो वो अपना आई डोंट नो कैसे हुआ, मेरे पास कोई टीचर नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई जो मुझे हाँ सिखाए ऐसे करना है। स्कूल में भी फिर मैं 8-9 में म्यूज़िक टीचर नए आते, तो उन्होंने चूँकि जिस दिन टीचर आए थे नए नए स्कूल में, उसी दिन 15 अगस्त का फंक्शन था। ओके तो उस दिन मुझे देशभक्ति गाना बजाना था माउथ ऑर्गन पे। अच्छा तो माउथ ऑर्गन भी मेरा कुछ इसी तरीके से आया। वो सामने जो लोग रहते थे, वहाँ पे एक लड़का रहता था, उसको माउथ ऑर्गन आता था। ओके तो मैंने उनको बजाते हुए देखा, मैंने बोला आप मुझे माउथ ऑर्गन दो, मैं आपको मेरा कीबोर्ड देता हूँ अच्छा 5 वाटर दिन के लिए। ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो वाटर सिस्टम हाँ, मतलब हाँ। किस लेवल पे चला जाता है म्यूजिशियन का। हाँ, तो अब वो उसको भी शौक था कि मुझे भी पियानो बजाना है। हाँ। मुझे मैं बोला लेट्स प्ले। हम्म। सुबह दिन में लिया है और शाम तक तो जिंगल बेल वगैरह सब बजा अच्छा। रहे हैं उस पर। अरे वाह। आई वाज लाइक ये भी आ रहा है। हाँ, तो फिर वो मैंने उसी माउथ ऑर्गन से स्कूल में परफॉर्म किया था। तो उसी दिन मुझे म्यूजिक टीचर मिले, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें साथ में बैठ के संगत करवाते थे। वो तबला बजाते थे, मैं हारमोनियम बजाता था, असेंबली में प्रेयर्स करता था। तो वो एक माहौल मेरा इस तरीके से क्रिएट होने लग गया। सो हम यूजुअली देखते हैं कि जो भी सिंगर बनता है या जो म्यूजिशियन होता है उसके अंदर एक होता है कि यार मैं किसी बड़े शो पे जाऊं, रियलिटी शो पे जाऊं, इंडियन आइडल में जाऊं। तो आपका कभी कुछ वैसा हुआ, सपना था कि मैं वहाँ पे जाऊं? हालांकि ये तो बहुत सच है कि हर सिंगर चाहता है कि वो इंडियन आइडल या फिर सारेगामा किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए। हमें भी था, मैं भी यहाँ से उदयपुर से सिलेक्ट हुआ था। अच्छा आई थिंक वो उदयपुर लेवल या राजस्थान लेवल में टॉप 50 कुछ कंटेस्टेंट थे। राजस्थान से टॉप 50? यस। तो उसमें हम लोग उदयपुर में हम 2 थे। मेरे फ्रेंड सुबस्तु इज ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छा गाता है। कई बार उनका टेक्सचर भी अच्छा है, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, तो उनके साथ हमें तो बोले कि लेट्स गो। तो हम दोनों सेलेक्ट हुए। देन हम दिल्ली गए। अच्छा दिल्ली में हमने ऑडिशन के लिए हम गए। तो हालांकि वहाँ पे होता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि वहाँ जाके एक बात पता चली कि
हम 2 नहीं हैं, हाँ 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 40,000 लोग थे वहाँ। हाँ, पूरा भारत है वहाँ पे। भाग दौड़ प्लस वहाँ भगदड़ हो गई थी। हम्म। और उस दौरान हमें लगा कि अच्छा ऑडिशन कैंसिल हो गए थे सारे, मतलब मिलिट्री वगैरह आ गई थी, बहुत लंबा सीन हो गया था। तो हमने बोला कि चलो, और हमें ऐसा लग गया था कि आज तो कैंसिल हो गए, 7 डेज बाद फिर बुलाया। तो अच्छा। थोड़ा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो उसमें हम आगे पढ़ नहीं पाए। हालांकि उसके बाद छोटे मोटे ऑडिशंस बहुत दिए। उदयपुर में वॉइस ऑफ इंडिया का ऑडिशन था, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया। अच्छा। उसमें भी मैं 3rd राउंड तक गया था। मुंबई में कुछ रॉ इस तरह के बहुत हाँ ऐसे हाँ रॉ का, हनी सिंह का जो आया था मैंने Raw। दिए उसमें ऑडिशन। अच्छा। कुछ राउंड क्लियर होते थे, कुछ नहीं होते थे। हाँ तो हाँ, एक्सपीरियंस है, मुझे ये पता है कि ये कैसे वर्क करता है। तो हालांकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, हाँ सिंगर वाला तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, हमें सिंगिंग आनी चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर को सिंगर, अगर सिंगर है वो खुद, हाँ तो अच्छी कंपोजिशन कर सकता है। तो हमने सोचा कि चलो सिंगिंग में भी हाथ पाँव मार लेना चाहिए। आई एम डूइंग दैट ऑल्सो, बट रियलिटी शो में कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाया। तो आप म्यूजिशियन हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो करियर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको इसमें स्टेबिलिटी महसूस होती है? गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये हर आर्टिस्ट को एक टाइम के बाद समझ में आती है बात, क्योंकि इसमें इनसिक्योरिटी बहुत है। हाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आप म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर हो, व्हाटएवर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक प्रॉब्लम हमेशा रही है कि उनका करियर, मतलब करियर तो बना लेंगे लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत है। हाँ, कब तक चलेगा? मतलब वो आप ये समझें कि इतने सारे म्यूजिक फील्ड में लोग हैं। मैं मुंबई की बात कर लूँ या कहीं की भी बात कर लूँ, चलो मैं मुंबई की ही बात कर, तो वहाँ पे इतने सारे लोग, हर गली में 10 सिंगर है, 10 सिंगर बैठे। हाँ हर गली में 10 म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आप समझो कंपटीशन तो एक बहुत ज़्यादा लेवल पे है। प्लस ये होता है कि आप आज सिंगर बन भी गए, आपको शोज मिल रहे हैं, तो ये इस लेवल पे आप पहुँचे हो, पहली बात तो हाँ है ना। आप 100 में से ऐसे 10 लोग पहुँच रहे हैं, बाकी के 90 लोग। जैसे एक बीच में शुरू में आया था अभिजीत सावंत। सी अभिजीत सावंत इज फ्रॉम इंडियन आइडल, ठीक है। वो एक लेबल लगा हुआ है उनके नाम पे, तो इसलिए लोग जानते हैं। आपको एक याद है टॉप 10 में कितने लोग थे? हाँ नहीं याद है वो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना उनका, वो मेंटेन करने में रह जाता है। हाँ तो इनसिक्योरिटी बहुत है, मतलब आपके पास बैकअप नहीं है। हाँ आप बस एक ही म्यूजिक, कोई भी आर्टिस्ट फील्ड में जिससे आप अर्न कर रहे हो, बस उसी पे डिपेंडेंट हो। तो मैं कहूँगा कि आर्टिस्ट लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सिर्फ इसी बिजनेस के थ्रू अपना घर चलाना। राइट। until unless you have good need, good setup, और आप पे लोग मतलब आपके काम के लिए लोग मरते हैं, and you have saved a lot money for your future out of this work। तो ये है, अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको लाइफस्टाइल के साथ पैसा सेव करने के साथ साथ हर चीज़ मेंटेन भी बढ़ता है। ये आर्टिस्ट लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो बहुत वो होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। वो उनका दिमाग 10 जगह पे नहीं होता, वो म्यूज़िक को लेके एक जगह सोचते रहते हैं और वो दूसरी जगह दिमाग नहीं लगाते। उनको लगता है कि नहीं यही है यही है यही है, लेकिन वो बिजनेस नहीं सोचते, अपना सिक्योरिटी नहीं सोचते, अपनी फैमिली नहीं सोचते, क्योंकि वो आर्टिस्ट है ना। वो सोचेगा नहीं तो आर्टिस्ट है कैसे? राइट। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस मिजाज के हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस थॉट से भी सोचते हैं। सो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी कि आप है ना ज़्यादातर ओरिजिनल्स बनाते हो, लेकिन हम देखते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जैसे मैं हूँ या जो भी हैं, उनको वैसी चीज़ें पसंद होती है जो पहले से हिट है या जो पहले से बनी बनाई है, या उसके कवर बन गए तो चलो वो भी एक बार सहन कर लेंगे। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी और ये चीज़ हिट होगी? इस फील्ड में मतलब एक म्यूजिशियन को या म्यूजिक प्रोड्यूसर को अपडेटेड रहना पड़ता है ट्रेंड के हिसाब से। राइट। आपका ट्रेंड क्या चल रहा है? आप आज 90s जैसा गाना बनाओगे तो शायद लोग नहीं पसंद करेंगे। अभी हवा ऐसी चल रही है, हमको उस हवा में जाना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है। क्योंकि इससे ठीक पहले एक क्वेश्चन था कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तो आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो जनता आज की जो सुन रही है वो कवर सुन रही है, वो
सुने सुनाए गानों को हाँ, remake प्राइस कर रहे हैं। वर्जन या लोफी हो रहा है। ना, तो ये सब चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं म्यूजिक खत्म हो गया है, या म्यूजिक वैसा आ नहीं रहा है जैसा लोग सुनना चाह रहे हैं, है ना। तो मुझे काफ़ी उस हिसाब से सोच में होता है कि आज कोई भी सी आई एम ए म्यूजिक डायरेक्टर, पर मैं एक प्रोग्रामर भी हूँ। तो मैं कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी काम करता हूँ। प्रोग्रामर क्या होता है अब ये बता दो थोड़ा। प्रोग्रामिंग बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि एक सॉफ्टवेयर आता है। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो अब मैं किसी और सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ। ओके। तो जनरली होता है कि प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि आप इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोडिंग होता है, हाँ हाँ हाँ, वैसे इंस्ट्रूमेंट की कोडिंग होती है। ओके। तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपके पास हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हाटएवर, जो आप म्यूजिक का नाम बोलो वो सब कुछ उसमें है। ठीक है। तो अब आप उसको कैसे बनाते हो? अच्छा, ओके। तो जैसे कि कोई किक है, डक 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 डक, तो ये एक लेयर बन गया। अब ये लेयर बना तो इसके ऊपर क्या, वो डक डक डक, वो सेकंड लेयर पर। अब मैं बेस है, तो ये लेयर्स बन रही है। तो मैंने किक बनाया, फिर स्नैर बनाया, फिर मैंने बेस लाइन डाला, फिर मैंने एक पंक गिटार डाला, देन मैं गा रहा हूँ उसके ऊपर। हाँ हाँ, So this is programming. This ओके। is how you produce a song. Production, programming, one of the same thing. तो ये मैं करता हूँ। मेरे खुद के गाने में खुद अरेंज करता हूँ, अच्छा, मैं आउटसोर्स नहीं करता। ओके। ठीक है, तो शायद वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी है, हाँ, क्योंकि कोई भी गाना मेरा अपना है। अब इसमें सेकंड किसी और बंदे का क्रिएटिविटी नहीं आ रही। तो दिस इज प्योर सॉन्ग, वो मेरा खुद का अपना ए से लेके जेड है। सब कुछ आप सब कुछ मेरा है, थॉट मेरा, इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा, किस तरह की उसके अंदर वो फील आनी चाहिए, जैसा मेरा म्यूजिक वो आप जो आपने पूरा सोचा है वो सुनेंगे। आपने, हाँ आप ये पूरा अथर्व जोशी को सुन रहे हो, हाँ। इसमें आप दूसरे बंदे को नहीं सुन रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक कुछ लोग हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो मुझसे गाने भी अरेंज करवाते हैं। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये इस तरह से बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो मुझे बोलते हैं कि कोई रेफरेंस दे दिया, हाँ कि आपने वो गाना सुना है, बस ऐसा बना दो। अब जैसे हमने देखा कि जैसे ऋत्विज का है, ट्यून उठा ली, अब ऐसी चीज़ दे दो मेरे को बना के। दैट्स इट। तो वो चल रहा है। तो अब आपने बोला हमें आपको बना के देना है, हाँ। लेकिन हमारे चैलेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि यार बना के तो दे दूंगा, लेकिन मेरा भी नाम जुड़ता है अगर एज ए प्रोग्रामर, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, कुछ अलग करके देना है। ऐसा नहीं ऋत्विज बोल रहे तो मेरी ट्यून उठाई पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा, क्योंकि मुझे अपडेटेड रहना है ना, मुझे देखना है कि क्या चीज़ चल रही है। मार्केट में क्या चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, आज क्या है, आज ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे साउंड यूज करने पड़ेंगे। हाँ हाँ AI इज अ न्यू ट्रेंड, हाँ, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। तो अब मुझे ये अभी आया है, अब मुझे सीखना पड़ेगा। हाँ राइट। सीख रहे हैं, चल रहा है, और भी नई नई चीज़ आ रही है, सीख जाएंगे। ये है ही चीज़। तो क्या होता है कि अपग्रेडेड रह के हर साउंड को सोचना पड़ता है मुझे, कि मुझे ये किक यूज़ करने, किक में भी तरह तरह की किक्स हैं, तरह के भी हाइट्स हैं, तो मुझे कौन सा हाइट यूज़ करना है, तो वो ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड के हिसाब से। तो ये चीज़ जो है, तो हमने एक ये भी चीज़ नोटिस करी है, आपके लिए थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो सकती है, जो आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है वो काफ़ी कम है, लेकिन हम देखते हैं कि जो कवर बना रहे हैं, जो ऑलरेडी गाना है उसके ऊपर किसी ने कवर बना दिया, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो ऐसा क्यों है? सी और जबकि आप तो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो आप तो मेरा हालांकि ये जो ट्रेंड आया है, ये ट्रेंड फॉलोअर्स बढ़ाने का, और ये सारा जो है, ये अब बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब अब तो बोले तो बहुत साल हो गए हैं। हाइप पर, एकदम हाइप पर है। हाँ, मतलब यही है, एक आर्टिस्ट को इस पे रहना ज़रूरी है। ये चूंकि इससे पहले क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि अपग्रेड रहना ज़रूरी, तो ये भी एक वो चीज़ है। मैं इसमें थोड़ा पीछे हूँ, और पीछे हूँ इसके पीछे रीज़न ये कि ये भी है कि मैं फोकस इन चीज़ों पे नहीं करता। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि म्यूज़िक के अंदर क्या डिफरेंस है। बट इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आप इस पे फोकस नहीं करते हैं, तब जैसे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यार आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं या एग्जैक्टली, ये लैक है। आई अंडरस्टैंड दिस। मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कंटेंट डाल के, कुछ भी करके। मैं अगर ये करूँगा तो फिर मुझे दूसरे, चूँकि आई एम म्यूजिक डायरेक्टर एंड बैकग्राउंड स्कोर, आई डू बैकग्राउंड स्कोर फॉर फिल्म्स। जनरली होता है कि बैकग्राउंड स्कोर्स, इसको एक्सप्लेन कीजिए। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के पीछे जो चलता है,
जो आप फिल्म देखते हो उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा है, ओके, दैट इज बैकग्राउंड म्यूजिक, स्कोर। ओके। तो वो मैं करता हूँ, मेजर काम मेरा वही है। जैसे कोई चलता हुआ था टक 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 जूतों की आवाज। दैट इज डिफरेंट, दैट इज साउंड डिजाइनिंग, वो साउंड डिजाइनिंग कहलाती है, फॉले बोलते हैं जिस साउंड, ओके, तो वो साउंड डिजाइनिंग का पार्ट है। उसके अलावा जो आप म्यूजिक सुन रहे हो, जैसे कि आप मिशन इम्पॉसिबल बैकग्राउंड वाले, हाँ, तो पूरी पिक्चर में चलता है, देन दूसरे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, आपको ऐसा सीरियस आ गया तो स्ट्रिंग चले जाए, तो ये सब बैकग्राउंड स्कोर्स का पार्ट। ओके, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा मुझे पसंद भी है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉन्ग बनाना इज ओके फाइन, हम कभी भी सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म जब आती है, फिल्म बनती के साथ हाँ, कितने लोग जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर फिल्म ला के देता है, वो उसको फिल्म बनाने में साल भर लगता है, वो फिल्म ला के देता है, उसके अंदर 10 लोग के एफर्ट्स होता है, 10 से 100 लोगों के एफर्ट्स होता है, तो उसको अपलिफ्ट करने का काम है मेरा। तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे लगता है बैकग्राउंड स्कोर इज समथिंग चैलेंजिंग। तो उसमें डायरेक्टर्स के कॉल्स होते हैं, टीम के कॉल्स होते हैं, सीन के मूड्स होते हैं, उसको कैसे मुझे अपलिफ्ट करना है, मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। तो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की वजह से अपना ये इंस्टाग्राम चैनल उतना ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, अगर आपका एक क्वेश्चन में एक बात और थी कि दूसरे लोग के मिलियन जो कवर बना रहे हैं, हाँ, आप एक क्रिएटिव वे में अगर सोचेंगे तो क्रिएटिव इंसान के अंदर एक चीज़ अगर आ जाती है, उसे बोलते हैं बिजनेस माइंड, तो बहुत डेडली कॉम्पिटिशन हो जाता है। मतलब वो खुद की मोनोपोली कर सकता है फिर। तो डेडली कॉम्बिनेशन कैसे है, जैसे कि आप एक सिंगर हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप गा के इंस्टाग्राम पे उस वीडियो को डालते हैं और आपको हैशटैग्स, कैप्शंस, उसको कैसे प्रमोट करना, वो सारा सब कुछ डिजिटल आता मार्केट है जो है, हाँ, तो आपने खेल लिया। आप राइट, नेक्स्ट लेवल पे आप उस पर काम कर सकते हो, आप फिर आप उसी पे काम करो, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फोर्सफुली बिजनेस करते हैं, जिनके अंदर बिजनेस माइंड नहीं है, तो हो सकता है उनके क्रिएटिविटी में थोड़ा असर आएगा, क्योंकि क्रिएटिव लोग के साथ में इशू ये होता है कि वो क्योंकि एक बात फिर से बोलता हूँ, तो मैंने पहले बोला था कि क्रिएटिव आदमी एक ही डायरेक्शन में सोचना पसंद करता है, एक बार अलग अलग जगहों पर दिमाग लगाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्रिएटिव फिर अगर वो बिजनेस सोच रहा है, अगर वो सोच रहा है फैन फॉलोइंग से, तो क्या होता है वो क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं कमी आ जाती, दिख जाएगी, वो लोगों को भी दिख जाएगी, है ना। तो वो लोग को मैं सजेस्ट करता हूँ कि हायर मैनेजर, हाँ, जो आपका ये पेज देख रहा है, आप 10 वीडियो बनाए, 15 वीडियो बनाए, और बोलो कि ये आपके पास में है, आपको जब रिलीज करना है, कैसे करना है, कितनी बजे करना है, करो, है ना। मुझे 21वें गाने पे काम करना है, हाँ, तो इसमें आदमी अच्छा काम करता है, क्रिएटिव काम कर सकता है। क्योंकि मैं भी अब मेरे चैनल को ग्रो करने में लगा हूँ, मैं भी कुछ कंटेंट्स बना रहा हूँ, तो चूँकि हवा जिस तरफ जा रही है हमें जाना पड़ेगा, हालांकि मैं बहुत लेट हूँ, बट आपकी बात को सीरियसली ले रहा हूँ मैं। सो हम देखते हैं या हमको ऐसा बताया जाता है कि सुर, ताल, गला ये सब चाहिए होता है एक अच्छा गायक बनने के लिए, बट हम देख रहे हैं आजकल कुछ ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं और फिर वो अपना गाना रिलीज़ कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ओरिजिनल गाने हैं इस वजह से नहीं आ पा रहे? आज की जनता क्या सुन रही है? बादशाह, एपी ढिल्लों, नेहा कक्कड़, किंग, और आप यू नेम इट, जो इन दिनों चल रहा है। हाँ, हाँ, तो वो ट्रेंड है, आप सुन रहे हो उनको। एक टाइम था जब सोनू निगम, अरिजीत सिंह, तो खैर अभी भी हैं लोग, लेकिन एक ट्रेंड था, है ना। तो वो टाइम था, आज टाइम अलग है ना। सुर ताल की बात करेंगे तो हम ये ज़रूर मैं कहूँगा कि सोनू निगम इज़ द किंग। आई थिंक वो लाइव शोज जिस कदर गाता है, हाँ, लाइव में भी गाता, स्टूडियो में वो बंदा, आई थिंक इज द वन। अरिजीत सिंह एंड दीज पीपल, आप जब शान जैसे आजकल शान को सुनिए, आप के तो अब नहीं रखे, उनको सुन लेते, मतलब वो एक्चुअली वो टाइम के है जहाँ पे कभी भी ऑटो ट्यूनर यूज नहीं हुआ। हाँ, राइट। तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो उस हिसाब से है, जो ओरिजिनल में वो है वो डिट्टो सेम उनके गाते हैं। अरिजीत सिंह इज अ क्लासिकल ट्रेंड सिंगर, राइट, ठीक है ना। तो उनका गला उस हिसाब से वर्क करता है। हाँ, वो वर्सेटाइल इसलिए भी है क्योंकि वो वेस्टर्न गानों को भी अच्छे से गा पाते हैं, उनके सुर पक्के हैं।
आज मैं किसी भी सिंगर को जो अभी की ट्रेंड के सिंगर को बोलूँगा कि आप भी, मैं किंग को बोलता सोनू निगम टाइप्स गा, तो गा नहीं पाएंगे। लेकिन सोनू निगम साहब को बोलूँगा कि आप किंग जैसा गाओ, तो वो भी नहीं गा पाएंगे। किंग जैसा आप नहीं गा पाओगे, या फिर आप हैप्पी ढिल्लों जैसा भी नहीं गा पाओगे। अगर आप गा भी लोगे तो आप शायद जनता पसंद भी नहीं करेगी। तो वो स्टाइल है सबका। तो मुझे नहीं लगता है कि सुर ताल, अभी जो हम टेक्नोलॉजी जिस तरह की आ गई है, में सुर ताल सब कुछ रेक्टिफाई हो जाता है। तो ठीक है, मतलब सुर ताल अभी हाल फिलहाल लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने हमारी एक जिंगल बनाई थी जिसमें मैंने म्यूजिशियन को ये चीज़ स्पेशल मेंशन की थी कि भाई इसमें आपको फ्लूट यूज़ करनी है, तबला और इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, क्योंकि हम इंडियंस और जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए ये बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू एक जो अच्छा आर्ट वर्क होता है उसकी पहचान क्या है? ये तो अरब टॉक्स, जैसे कि आप अरब टॉक्स की बात करते हैं, अगर उसकी जिंगल की बात करेंगे तो आई नीड टू टॉक अबाउट अरब टॉक्स फर्स्ट। हाँ, मुझे जानना होगा कि अरब टॉक्स है क्या, किस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो, क्या है इंस्पायरिंग पीपल। तो इंस्पिरेशन लोगों वाली बात है ये, तो काफ़ी हद तक बहुत लाइट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने। हाँ, एकदम रॉकिंग ऐसा हार्ड नहीं है कि गिटार हो गया, फ्लूट, वायलिन, सितार, हारमोनियम थोड़ा सा अर्दी हो जाता है, बट या काइंड ऑफ ये थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पियानो थोड़ा सा लाइट साउंड होता है, मूड चेंज करता है। ओके, बट डिपेंड करता है आपका, जैसे कि एक थोड़ा फ्रेशनेस अगर चाहिए तो तबला भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा पेपी वे में, गिटार के साथ में यू मर्जिंग फ्यूजन। तो वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। जैसे कि मेरे पास कोई ऐसे बंदे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे ये है सीरियस मैटर है और इस पे है ना मुझे रॉक ऑन जैसा म्यूजिक चाहिए। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि देखो मैं बना दूंगा, हाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका जो कंटेंट है, हाँ, जो सीरियसनेस है, जो बता रही है, हाँ, मुझे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे जो काफी डीप लगे, थोड़े से उसको वो टच दे उस कंटेंट को बाहर निकाल के दे। हाँ, क्या ये आ रहा है तो इसका मतलब म्यूजिक बजे से कॉन्जरिंग देख रहे हो तो उसके पीछे कुछ ऐसे बेल्स बज रही हैं, तो आपको लगता है सारा ये तो डरावना म्यूजिक है। हाँ, वो तो वाला है ना, तो क्यों आप वहाँ पे दे दो आप रॉक। तो वो क्या कंटेंट है, आप उसके पीछे क्या स्टोरी है। मैं हर चीज़ मैं पूछता हूँ नॉर्मली लोगों से, मेरे क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपका विजन क्या है इसको बनाने के पीछे। तो मैं उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक बनाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। तो तबला ले लिया, तो तबला के साथ में जनरली लोगों को लगता है तबला इंडियन वर्जन है, सितार बजना चाहिए। नॉट नेसेसरी, आप फ्यूज़ कर सकते हो आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में, है ना। आप ढोलक के साथ में रॉक गिटार बजा दे रहे हो, हाँ, बट वो लगना चाहिए, अरब टॉक्स पे जाना चाहिए। हाँ, सो हमने ये चीज़ देखी है या हमको ऐसा मतलब दिखाया जाता है, जो मुंबई में है, आप मुंबई जाओगे तो ही आपका करियर बनेगा, स्पेसिफिकली आर्टिस्टिक वाला। तो ऐसा क्यों है? सी म्यूजिक, आप हिमाचल चले जाओ, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिमाचल जाते हैं। अच्छा, म्यूजिक के लिए पहाड़ी एरिया। अच्छा, नॉट हिमाचल बट पहाड़ी एरिया जितने भी होते हैं, लेट्स से कुछ लोग तो उदयपुर आते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ही हिल टाइप का फील है, पूरा हिल स्टेशन ही है। तो लोग म्यूजिक बनाए ऐसी जगह जाते हैं, लेकिन उसको रिलीज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मुंबई। क्यों? रीज़न है, देखो आज तो खैर ज़माना बदल भी गया है, आप घर बैठ के म्यूज़िक रिलीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका म्यूज़िक टी सीरीज़ पे रिलीज़ हो, जी पे रिलीज़ हो, हाँ, बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो, तो आप क्या करोगे? आपको जाना पड़ेगा, जग मार के जाना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। आप मेल करोगे तो कितने लोग मेल करते हैं आपको, हाँ, वो आपको नहीं देखने वाला कोई वहाँ पे, लेकिन हाँ भीड़ बहुत है। तो आपको वो चीज़ मुंबई में ही मिलती। हाँ, दूसरा ये कि अगर आप मुंबई रहते हो, अपना करियर मुंबई में स्टार्ट करते हो, तो फ़ायदा ये होता है कि आपको इर्द गिर्द तो वही लोग मिलते हैं। हाँ, राइट। आपको प्रोड्यूसर मिल रहे हैं, आपको डायरेक्टर मिल रहे हैं, आपको म्यूजिक डायरेक्टर मिल रहा है। एक सिंगर को म्यूजिक डायरेक्टर चांस देता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर को डायरेक्टर प्रोड्यूसर चांस देता है। तो दिस इज अ चेन। तो आपको वहाँ इसलिए रहना पड़ता है। अब लेट्स से कि एक टाइम, कोविड के टाइम पे ऐसा टाइम आया था कि लोग ये कह रहे थे कि यार मुंबई इंडस्ट्री तो अब चेंज हो रही है, गोवा जा रही है, और काफ़ी लोग गोवा में जाके काम कर रहे थे उस टाइम पे।
तो लोग बोलते हैं अब तो मुंबई ख़त्म। तो हुआ क्या, मतलब एंड ऑफ द डे जो गोवा गए तो फिर से मुंबई आ रहे, क्यों? क्योंकि सब कुछ मुंबई में, सारा जो सारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बड़े से बड़े प्राइम फोकस, रेड चिलीज, पोस्ट हाउस, जितने भी ये पोस्ट हाउस हैं, जितने भी प्रोडक्शन हाउस, तो वहाँ पे वो लोग थोड़ी ना इतना बड़ा इंफ्रा अपना चेंज करके इधर उधर जाने वाले हैं। मुंबई इज द बेस जहाँ पे ऑलरेडी लोग पैसा लगा चुके हैं, तो वो थोड़ी ना आपके लिए दिल्ली जाएंगे या फिर कैलकाटा जाएंगे। कैलकाटा में भी इंडस्ट्री है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में लोग बहुत वहाँ का आर्ट अलग है, वहाँ थोड़ा हरियाणवी कल्चर है। हाँ, वहाँ पे भी लोग म्यूजिक बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पंजाबी वीडियोस वहाँ बनते हैं, वहाँ एडिट होते हैं, ऐसी बात नहीं, ये सब होता है। लेकिन आपके म्यूजिक रिलीज किस पे हो रहे हैं? और मेरे हिसाब से फ़ायदा मुंबई में इसलिए है क्योंकि आपको कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, आप उनके साथ में एक्सपोजर लेते हैं, आप उनके साथ में काम करते हो, उनके थ्रू 10 लोग मिलते हैं, 10 से एक को ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपको लगता है कि ये मुझे पहुंचाएगा, तो वो पहुंचाने वाले लोग वहीं पे। इसी से मेरे को एक और मेरे साथ सवाल आया दिमाग में आपको देख के। यूजुअली हम देखते हैं कि जो भी आर्टिस्ट है वो या तो बाल लंबे रखता है या एकदम ही टकला होता है, मतलब एकदम ऐसे एक्सट्रीम्स होते हैं दोनों। तो ऐसा क्यों है? ये तो अपना अपना प्रेफरेंस है, मतलब आपको लंबे बाल रखने तो आप रखो, आपको नहीं रखने तो मत रखो, छोटे रखो, आपको बिल्कुल ही हटा देना है। कुछ लोग के बाल नहीं होते तो वो हटवा देते हैं, शेव कर देते है ना, तो लेकिन वो बहुत यूनिक लगता है। हाँ, आप 100, आप समझो 10 लोगों में से एक कोई हेयर शेव करते हुए आ रहा है, तो वो आपको सबसे पहले तो वहीं पे जाएगा, है ना। और वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत कमाल लगती है उस लुक में। विशाल दादलानी, कम ऑन यार, जस्ट लुक एट हिम, उनको देख के लगता है कि यार ये कुछ तो पावरफुल पर्सनालिटी है। रघु अपना रोडीज वाले, है ना, तो ये लोग की पर्सनालिटी है। अगर मैं बाल लगा दूंगा तो शायद वो लोग बोलेंगे 3-4 दिन बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा कि नहीं अब अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ उनका लुक जो है वो ये है। बड़े बालों में, बालों का लुक से कोई लेना देना नहीं है, इससे प्रेफरेंस। हाँ, आर्टिस्ट लोग को पसंद आता है कि हम थोड़ा आउटस्टैंडिंग लगे, है ना, भीड़ में जाए तो लोग बोलते हैं भाई ये आर्टिस्ट लग रहा है। हाँ, बस ये है। रहमान साहब को देख के कौन बोलेगा? तो जैसा कि अभी हम इस कमरे में शूट कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी कैमरे और पूरा हमको एक स्टूडियो वाला सेटअप वो चाहिए रहता है। तो जैसा कि आप एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अगर हमको एक सेटअप करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेगी और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? इन्वेस्टमेंट तो जितना करोगे उतना कम है। हाँ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करने के लिए। जैसे आपको एक हाई एंड कंप्यूटर चाहिए, आप या तो विंडोज़ खरीदेंगे, और मोस्टली लोग मैक ही लेते हैं, मैक ही खरीदना चाहिए। मतलब उसके पीछे क्या रीज़न है? मैक का एक तो ये कि सॉफ्टवेयर जो है उसके पावरफुल है, और इंटीग्रेशन वगैरह सब अच्छे हैं दूसरे एक्सटर्नल साउंड कार्ड्स और इन सब चीज़ों से, है ना। विंडोज़ पे भी होता है काम, लेकिन मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं, है ना। तो कम से कम तो 2.5 लाख तो आपको मैक पे चला गया, है ना। बाकी के छोटे मोटे इधर उधर स्पीकर्स है, वो आप स्पीकर्स कौन से खरीदते हो? ये तो सेटअप वेटअप करके आप कुछ एक्सटर्नल साउंड कार्ड्स ऐसे खरीदोगे, कुछ आप प्री एम्प्स खरीदोगे, मिक्सर खरीदोगे, आप ऐसे करके तो आप जितना आपको खरीदना खरीदो। पर एक बेसिक सेटअप की बात करेंगे तो बेसिक सेटअप में स्टूडियो नहीं बन सकता। अब बना सकते हो, काम चलाओ कर सकते हो, जुगाड़ वाला, लेकिन आपको हाई एंड स्टूडियो बनाना है तो एक प्रोफेशनल, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप काम प्रोफेशनली कर। 50 लाख रुपए तो चाहिए। वाओ। बाकी आप छोटे मोटे काम तो आप कर लो, जैसे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं है उसमें, तो आप शायद ऐसी नॉर्मल जगह पे कंप्यूटर लगा कर सकते हो काम। लेकिन आपने बात करी कि प्रोफेशनल स्टूडियो, यू नीड एटलीस्ट 50 डिसेंट अमाउंट, इसमें आपके सारी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि आप पूरा एरिया अकूस्टिक करोगे, साउंड प्रूफिंग करोगे, प्लस एक अलग से चैम्बर बनाओ, कैबिन बनाओगे, जो एक कंट्रोल रूम होगा और एक रिकॉर्डिंग रूम होगा, है ना। वो कांच वैसे देखेंगे उधर। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है, देख के लगता है ना कि भाई कितना खर्चा आता है प्रॉपर काम करने के लिए।
तो आई थिंक क्योंकि आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत जुड़ जाते हैं। हाँ, अब माइक भी चाहिए फिर। आपको माइक भी 1-1.5 लाख का आराम से अच्छी क्वालिटी उसको, अच्छा उसको चलाने के लिए जो प्रीएम्प्स होते हैं, उसको चलाने के लिए साउंड कार्ड्स है ना, कंप्रेसर, सिर्फ माइक लेने से ही कुछ नहीं है। सो मेनी थिंग्स, हार्डवेयर खरीदना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है रादर देन वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर्स। तो ये इस लेवल पे काम करना आई थिंक एक अच्छा स्टूडियो वही कहलाएगा। बाकी तो आप एक वो गत्ता भी लगा के कर सकते कैसे हो। भी कर सकते हो, दैट्स फाइन। सो आप जिस फील्ड में हो उसमें नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी OTT पे या जहाँ पे भी गाना रिलीज होता है तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है? सी फर्स्ट थिंग, OTT पे गाना रिलीज करने का अलग प्रोसीजर है। मतलब OTT इज फॉर फिल्म्स, है ना। तो आप लेट्स से आप एक डायरेक्टर हैं और आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे इस सिचुएशन पे गाना चाहिए, तो मैं वो गाना बना के दूंगा आपको, करेक्ट, राइट। तो अब मेरा काम था गाना बनाना, आपके साथ होगी डील, आपने अग्रीमेंट कर लिया, मैंने आपको राइट्स दे दिए, सब कर लिया। अब आप इसको अमेजोन पे रिलीज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कर रहे हो, MX पे कर रहे हो, वेरेवर यू आर रिलीजिंग दिस, मैंने तो सिग्नेचर कर दिया, आपको दे दिया राइट्स, आप जहाँ चाहे वहाँ रिलीज कर लीजिए। और अगर हम बात करें पर्सनली करना हो तो क्या क्या चाहिए होता है? फिर पर्सनली के लिए हालांकि नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। होता ये कि आप इससे पहले मैंने एक बात बोली थी कि लोग मेल कर देते हैं, हाँ, है ना। लेट्स से आपको एक म्यूजिक कंपनी है जिसका आपके पास में कॉन्टैक्ट है, यानी कि आप मेल कर सकते हो, आपका मेल एड्रेस है, हाँ। आपने गाना बनाया, आपने मेल कर दिया, अब आपको लगेगा कि मैंने गाना दे दिया, हाँ, अब मुझे ये गाना मेरा तो हो गया, लग गया गाना। हाँ। आपको पता है कि रोज कितने मेल आते हैं, तो ये अप्रोच गलत हो जाती है, ओके। तो वहाँ पे नेटवर्किंग काम आती है। कभी आपके साथ हुआ कुछ ऐसा कि आप हाँ, मतलब मेरे साथ तो शुरू में स्टार्टिंग में बहुत हुआ, मुझे ये पता चल गया कि गाने ऐसे रिलीज नहीं होते, गाने रिलीज करने के बहुत अलग तरीके हैं। या तो आप ब्रांड हो, हाँ, या आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, या आपका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू है, तो ये लोग आपको एंटरटेन करेंगे। आज कोई भी कंपनी, मान लो कोई म्यूजिक कंपनी नाम है ए, है ना, तो वो आपको क्यों प्रमोट करेगी? हाँ, क्या फ़ायदा? उसको फ़ायदा क्या है? लेट्स से आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो अब मैं सोचो, अब कंपनी ए सोच रही कि यार इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, इसको एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं, इसके गाने अपन रिलीज़ करेंगे, और उस गाने को रिलीज़ करने के जितना भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे, पूरी कंपनी करेगी उसको खर्च, सोशल मीडिया, SEO वगैरह वेरेवर, है ना। आप हो गए हिट, आप बन गए आर्टिस्ट, हाँ, राइट। अब चूंकि एक उनको फ़ायदा ये भी कि आपको 1 मिलियन भी है फॉलोअर्स, तो एक तो उनकी ये मार्केटिंग भी होगी 1 मिलियन वाली, और अपनी खुद की करेंगे, वो अलग तो सोने पे सुहागा, तो वो लोग वहाँ देखते हैं, तो वो इन्वेस्ट उसी पे करेंगे जिससे वो बंदा इनकैश कर पाएगा। हाँ, राइट। तो या तो एक ये तरीका होता है, या फिर आप में कुछ ऐसा म्यूजिक कंपनी है जो एक्चुअली रियल टैलेंट को हाँ, प्रमोट करने में लगी है, तो आप गए, आपने बोला मैं गाना, आपको गाना अच्छा लगा, लिटरली उसको लगा इसमें पोटेंशियल है, तो वो हो सकता है कि वो गाना आपका रिलीज़ कर देंगे और छोटा मोटा कुछ भी करके प्रमोट कर देंगे। अगर वो हिट हो गया तो आपके थ्रू हाँ छापेंगे। तो म्यूज़िक कंपनी तो ऐसे ही करती है ना, तो वो तो बिजनेस है, सिंपल सी बात है, वो तो हर कोई यही करेगा, है ना। आपको भी मिल रहा है, उनको भी मिलेगा, विन-विन सिचुएशन मिलेगा। लेकिन एक तो ये तरीका, और ये बड़ा रेयर है कि आपको ऐसा कोई भी ले ले, तो वहाँ पे नेटवर्किंग अगर है आपके पास में, कोई जान पहचान का है, तो आप उनके थ्रू जाओ, आप वहाँ पे गाना सुनाओ, और एक ट्रस्ट बनता है कि नहीं यार जेन्युइन है ये, अच्छा इसको अपन काम कर सकते हैं, बाद में फ्यूचर में कभी परेशान नहीं करे, हाँ, तो कर देते हैं। सो थैंक यू अतर जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर और कैसे ये वर्क करती है। सो मैं चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये इंटरव्यू हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पुरानी बीच की सारी चीज़ें एकदम से याद दिलाई इस इंटरव्यू ने, तो ये मुझे लगता है कि ये फ्रिक्वेंट होना चाहिए ताकि आपकी सारी चीज़ें याद रहे, एकदम से आपको रिकॉल होना शुरू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना, बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ मैं इंटरव्यू के बाद।
तो और आपके साथ मैं, हालांकि आपकी जो ये स्माइल है ये मुझे और इंस्पायर करती है कि नहीं और चीज़ें बताओ, हालांकि वक्त की नज़ाकत भी देखी जाती है। मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँगा, ये हम इंटरव्यू नहीं है, ये बेसिकली पॉडकास्ट है। इंटरव्यू और पॉडकास्ट में डिफरेंस ये होता है कि इंटरव्यू में वी जस्ट मतलब करते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दे दिया, बट पॉडकास्ट इज़ मोर ऑफ अ कन्वर्जेशन। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉडकास्ट बेसिकली। पॉडकास्ट, राइट। और एक और लास्ट क्वेश्चन जो हम यूजुअली पूछते हैं, आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? इससे पहले मैंने यही बताया आपको कि नहीं, वो तो आपको उसका सॉरी पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा था, हमारा शो आपको कैसा लगा? आपका शो काफ़ी अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छे उदयपुर के लोगों को आपने कवर किया है इसमें, और काफ़ी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, सीखने बहुत मिलता है। उनकी भी अपनी एक जर्नी है जिसको देख के लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुंबई जाके स्टार बनोगे आप, नो, टियर 3 में भी आप बन सकते इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टियर 1 में होने चाहिए। टियर 3 आप, मैं कह रहा था ना कि आप हिमाचल में जाके भी म्यूजिक बना ले रहे हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्सपोजर लोग के पास में है, आप उन लोग को पकड़ते हो जिसके पास में एक्सपोजर है, और उसकी वजह से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो कि इंस्पायर हो, चीज़ों को समझो, सीखो। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। और मेरे लिए मतलब अलग एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू बहुत हुए लेकिन सॉरी पॉडकास्ट बहुत हुए, लेकिन ये थोड़ा अलग था, इसमें मज़ा आया मुझे। सो अभी हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक म्यूज़िक डायरेक्टर है और हमारे पास गिटार भी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बजा के बताएं। Arab talks, 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 Arab talks। आनंद का पॉडकास्ट अच्छा है, आनंद बहुत प्यारा हंसता है। आनंद का पॉडकास्ट अच्छा है, आनंद बहुत प्यारा हंसता है। अरब टॉक्स, 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 अरब टॉक्स। वाह, मज़ा आ गया। खैर इसको अच्छे से बनाएंगे।